अपने स्कूल में टॉपर होते हैं, पर फिर बाद में जब कोचिंग में हम्म। देखते हैं तो अचानक से एक शॉक सा लगता है, हाँ। तो आदमी थोड़ा सा दुखी सा हो जाता है। तो मैं बिल्कुल सोच लिया था कि जो जो गलतियां करी थी वो बिल्कुल नहीं करनी। मतलब मैंने कहा कि एक बार आईआईटी एडवांस ट्राई करते हैं। हेलो निखिल, हेलो, हमारे व्यूअर्स को अपना इंट्रोडक्शन दीजिए प्लीज। मेरा नाम निखिल रस्तोगी है। मैं आईआईटी रोपड़ में मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच में पढ़ता हूँ। मेरी मेंस में रैंक 4008 थी और एडवांस में मेरी रैंक 2653 थी। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। हमारे व्यूअर्स को भी एक अपनी कंप्लीट जर्नी पे लेके चलिए। कब से आपने पढ़ना स्टार्ट किया था, कोचिंग गए थे, नहीं गए थे, ऑनलाइन ऑफलाइन? ऑब्वियसली कोविड था तो ऑनलाइन ही गए होंगे। और फिर आपने कैसा का आपका एक्सपीरियंस रहा 11th का, 12th का, मॉक टेस्ट का, 4 अटेम्प्ट्स का, पूरी जर्नी को पे हमें लेके चलिए। तो बेसिकली मेरी जेई की जर्नी एक्चुअली 10th में शुरू होती है। तो एक्चुअली मेरे पास फिट जी का 3 ईयर कोर्स था। तो ओके। आई वेंट टू 10th 11th एंड 12th। तो 10th में बेसिकली मेरे को फर्स्ट टाइम कोचिंग का एनवायरनमेंट पता चला कि वहाँ जैसे हम स्कूल में क्या होता है कि हम अपने स्कूल में टॉपर होते हैं, पर फिर बाद में जब कोचिंग में देखते हैं तो अचानक से एक शॉक सा लगता है, तो हाँ। आदमी थोड़ा सा दुखी सा हो जाता है। तो मेरे को 10th में हाँ। एक्चुअली ये लगा था कि, तो उसी में मेरा सारा इमोशनल हो गया था कि हाँ भाई सैड भी हो गए, फिर बाद में मोटिवेट भी हो गए कि हाँ इसी में हमें फाइट करना पड़ेगा। तो 10th तक आते आते मेरा अच्छे से मेहनत करके मेरा सेकंड बेस्ट बैच में हो गया था फिट जी में ना, गुड़गांव। हाँ जी, सो आई होप आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आ रही हो, बहुत ज़्यादा इंसाइटफुल लग रही हो। उसी के साथ साथ मैं बताना चाहूँगा जो 22 वाले एस्पायरेंट्स हैं जिनको क्रैश कोर्स जो ढूंढ रहे हैं, जो प्रैक्टिस सीरीज़ ढूंढ रहे हैं, तो अनअकैडमी का प्रैक्टिस सीरीज़ 2.0 बैच स्टार्ट हो रहा है 16 फरवरी से। और एक स्टार्ट हो रहा है आपका मिशन 2.0 जेई मेंस क्रैश कोर्स 16 फरवरी से। जो आपके एजुकेटर्स हैं, जो यूएसपीज हैं बैच के, वो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। इसी के साथ साथ अर्ली एमर्ज बैच फॉर जेई मेंस एडवांस 2024 ये स्टार्ट हो रहा है और 2023 के लिए भी स्टार्ट हो रहा है। तो 2 बैचेस 22 के लिए, एक 23 के लिए बैच और एक 24 के लिए बैच, ये सभी बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। यूएसपीज आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 16 फरवरी से चारों बैचेस स्टार्ट होंगे। टॉप एजुकेटर्स ऑफ द कंट्री विल बी टीचिंग यू। ठीक है, जो भी सारे बैचेस की डिटेल्स है वो आपको अपकमिंग बैचेस जब से भी स्टार्ट हो रहे हैं वो सारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ पे जाके आप और डिटेल में एक बार चेकआउट कर सकते हैं। सो डोंट फॉरगेट दैट। उसी के साथ साथ जो लोग सोच रहे थे कि यार प्रोडिजी नहीं दे पाए, हमें प्रोडिजी का एक और चांस मिल जाता स्कॉलरशिप जीतने का या रिवॉर्ड जीतने का, तो 20 फरवरी को प्रोडिजी होने वाला है। क्लास 7th 8th 9th 10th 11th 12th के सभी के लिए ऑल इंडिया लेवल पे टेस्ट होगा। इसमें अगर आप अच्छी रैंक लाते हो, टॉप 100 में आते हो, तो आपको मैकबुक एयर, आईपैड, आईफोन जैसे एक्साइटिंग प्राइज़ मिलेंगे। और टॉप 500 में आते हो तो आपको स्कॉलरशिप स्लैब्स मिलेंगी। स्कॉलरशिप स्लैब्स हैं कहीं जो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। फिर टॉप 10 रैंकर्स गेटिंग अप टू 100% स्कॉलरशिप, अप टू नहीं 100% स्कॉलरशिप। तो फटाफट जाओ, चेक करो, मेरा कोड यूज़ करना के आर्मी टू एनरोल फॉर इट एंड टू बाय सब्सक्रिप्शन एंड वीडियो पूरी देखे जाना। थैंक यू सो मच। फिट जी में ओके। उसके बाद 11th में एक्चुअली मेरे को क्या है कि 11th में अचानक से स्टडीज बहुत ज़्यादा टफ हो जाती है। मतलब जेई की ना अचानक से एक बैरियर सा लगता है, तो उसमें मेरे को ज़्यादा समझ में नहीं आया। मेरे को चीज़ें समझने में टाइम लगता था, तब तक टीचर आगे निकल जाते थे। तो मेरे को ओके। ये हमेशा एक बैकलॉग सा रहता था मेरे को ना, कोई भी सब्जेक्ट हो। बस एक केमिस्ट्री थोड़ा अच्छा चलता रहता था क्योंकि केमिस्ट्री मेरे को थोड़ी पसंद थी। बाकी ओके। फिजिक्स और मैथ्स में मेरे को काफ़ी टफ लगता था। मतलब जैसे सर ने अगर 2 एग्जाम्पल कराए तो उसके बाद मेरे को उसके बाद भी नहीं समझ आता था कि आगे वाले अगले क्वेश्चन में कैसे करना है। मेरा थोड़ा पढ़ाई में वीक था मैं मेहनत जरूर करता था कि मतलब अगर जैसे कोई चैप्टर लिया है तो उसको अच्छे से करूँगा। पर अब यही डाउन साइड भी हो जाता है कि अगर आप ज़्यादा टाइम दे देते हो तो बाकी सब लोग आगे निकल जाते हैं। आप बाकी सब लोगों ने 5 कर लिए और आप 2 ही चैप्टर कर पाए, तो इससे आपको टेस्ट में काफ़ी दिक्कत होती थी मेरे को। तो ऐसे करते करते मेरा 11th हो गया। किसी तरीके से मैंने क्या कहते हैं जो रीशफलिंग टेस्ट होता है 12th का, तो उसमें मैंने किसी तरीके से हाँ। परफॉर्म करा और मैंने अपनी पोजीशन मेंटेन कर ली कि वही सेकंड बेस्ट जो बैच था उसमें रह गया मैं। उसके बाद फिर मैंने 12th में डिसाइड कर लिया था कि जो भी बैकलॉग होगा उसे पेंडिंग नहीं रहने दूंगा। मतलब जैसे अगर सर ने हमें 12th में जो टॉपिक पढ़ाया उसे अच्छे से समझ लो और उसके ऊपर खूब सारे एग्जाम्पल कर लो। और साथ साथ में मैं बहुत सारी रेफरेंस बुक्स भी यूज़ करता था। तो रेफरेंस बुक में जो भी रेलेवेंट क्वेश्चन लगे, जैसे सर ने कोई टॉपिक पढ़ाया और अगर उसका मेरे को सोल्यूशन समझ आ रहा है कि कैसे हुआ है, तो उसको मैं एक बार देख लेता था और उसे एक बार मैं कर लेता था। इससे मेरे फिर बैकलॉग का इशू नहीं आया 12th में। और साथ साथ में मैंने ट्राई करा कि मैं जो 11th में इम्पोर्टेंट जो मेजर चैप्टर थे वो मैं कंप्लीट कर पाऊँ।
तो ऐसे करके मेरा थोड़ा बहुत सिलेबस हुआ। कौन से क्या मंथ तक हुआ, की बात है ये कि थोड़ा बहुत सिलेबस हो गया? मैं मतलब धीरे धीरे करके कोई मेजर चैप्टर उठा लेता था। जैसे स्टार्ट किया था तो मार्च में मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर्स लिया था, और अप्रैल में मैं बाइनोमियल थ्योरम ले ली थी। तो ऐसे कर करके मैं धीरे धीरे चैप्टर्स कंप्लीट कर रहा था। मैथ्स में बेसिकली ज़्यादा एफर्ट चाहिए होता है, तो मैथ्स में मैं करता था, और साथ साथ में थर्मोडायनेमिक्स भी पढ़ी थी मैंने 12th में, क्योंकि थोड़ा टफ होता है वो। 11th के काम को कभी भी 12th पे नहीं होने दिया कि मैं 12th वाला जरूर करूंगा, भले 11th में मेरा थोड़ा टाइम ले जाए, पर मैं पहले 12th में फोकस करूंगा। एक्चुअली मैं एक ड्रॉपर हूँ, तो 2020 में फिर जब लॉकडाउन लगा तो मेरी काफ़ी स्टडी हैबिट्स बिगड़ गई। इस चक्कर में मतलब मेरा जो थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हो रहा था वो धीरे धीरे नीचे जाता गया। तो अब अगर आप ज़्यादा पढ़ाई नहीं करोगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। उस टाइम पे 2020 में 2 अटेम्प्ट होते थे, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा क्योंकि प्रिपरेशन नहीं थी इसलिए ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ, और सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने थोड़ी इंप्रूवमेंट कर ली थी, तो मेरी 98.7 परसेंटाइल आई थी उस टाइम पे। तो अच्छा। तो उससे मेरे को NIT वेस्ट बंगाल वाला जो है उसमें मेरे को CS मिल सकती थी, पर मैंने कहा कि एक बार IIT एडवांस ट्राई करते हैं, पर उसमें क्योंकि कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होने चाहिए और प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, तो उस चक्कर में मेरे को काफ़ी बुरा मतलब फेस करना पड़ा। पर मैंने मतलब मेंस की अच्छे से, मेंस का एक्चुअली सिलेबस वास्ट होता है और स्पीड चाहिए होती है, तो उसके लिए मैंने बिट्स उसका और बिट्स पिलानी का ऑलमोस्ट सेम वो होता है बिटसैट का। तो मैंने बिटसैट में अच्छा परफॉर्म करा था कि मैंने मॉक टेस्ट देखे थे थोड़े बहुत, एक दो, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं था एक्चुअली उस टाइम पे। बिटसैट और एडवांस बहुत क्लोज थे, तो मैंने थोड़ा सा देखा था, और उसकी वजह से मेरे को बिट्स पिलानी में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिल गई थी बिट्स पिलानी मेन कैंपस में। तो जब एडवांस का रिजल्ट आया तो मैं काफ़ी डिप्रेस हो गया था कि मैंने तो IIT के सपने देखे थे, लेकिन ये तो बहुत ही बुरी रैंक आई है, इससे तो IIT नहीं मिल पाएगा। कितना आई थी? मेरी एडवांस में रैंक आई थी 15,000। उसके हिसाब से कोई IIT मिलने का स्कोप नहीं था, तो मैंने सोचा कि अगर मेरे को थोड़ी सी मेहनत से, मेरा बेसिकली क्या था कि बिट्स पिलानी मेरे को काफ़ी इजीली मिल गया था, तो मैंने सोचा मतलब मेरा बैकअप ऑप्शन ये था रीजनिंग की, अगर मैं ड्रॉप लेता हूँ और अगर मेरे से जैसे चीज़ें मैनेज नहीं होती हैं, तो मैं बिट्स पिलानी को ठीक से करके उसको फिर से बैकअप ऑप्शन रख सकता हूँ। तो मैंने मतलब फिर सोच लिया कि ड्रॉप लेना है, तो मैंने ड्रॉप लेने का सोचा। उसके बाद मैंने दिमाग में बिल्कुल सोच लिया था कि जो गलतियाँ करी थी वो बिल्कुल नहीं करनी। मतलब जैसे पहले मैं काफ़ी लूज हो गया था पढ़ाई में, फिर मैंने बिल्कुल, एक तो वैसे ही आपको रिजल्ट जब देखता है ना कि अभी जस्ट रिजल्ट आया, तो आपको लगता है कि थोड़ा इम्पैक्ट पड़ता है कि आप ने ये गलती कर दी इसलिए इतना बेकार रिजल्ट आया, तो काफ़ी महीना आपको मोटिवेशन से जाता है कि अब की बार ये गलती नहीं करनी, अब की बार अच्छा से करना है, तो आप अच्छे से मेहनत करते हो। मैंने फर्स्ट मंथ में मतलब काफ़ी सारा सिलेबस हो रखा था मेरा, क्योंकि मैंने बताया था ना पहले भी पढ़ा था, तो काफ़ी सारा मेरा हो रखा था। मैंने बेसिकली सबसे पहले फर्स्ट मंथ में मैंने, क्योंकि मेरे को एडवांस का फोकस करना था, तो मैंने सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री को टारगेट बनाया था और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मैं एक यूट्यूबर सजेस्ट करना चाहूँगा, मोहित त्यागी। उनकी फिजिकल केमिस्ट्री बहुत अच्छी होती है, ठीक है। मोहित त्यागी से मैंने पढ़ा था और उससे मैंने बहुत अच्छे से नोट्स बनाए थे, और प्रैक्टिस मैं एन अवस्थी से करता था बुक से, तो उन दोनों के कॉम्बिनेशन से मेरी फिजिकल केमिस्ट्री बहुत अच्छी हो गई थी। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए हमारे पुराने सर के नोट्स और एक बुक है हिमांशु पांडे जो है ना, उससे प्रैक्टिस करता था। लोग MS चौहान करते हैं, लेकिन MS चौहान मेरे को ज्यादा पसंद नहीं आई, ज्यादा रिलेवेंट, मेरे को थोड़ी गलतियां दोनों में ही हैं, थोड़ी थोड़ी जैसे होते हैं ना ऑथर कर देते हैं, पर मेरे को ज्यादा रिलेवेंट MS चौहान नहीं लगी, मेरे को ज्यादा अच्छी हिमांशु पांडे लगी थी। तो और मैं साथ साथ में उसी मंथ में जब जैसे ड्रॉप लिया था, तो उसी मंथ में मैंने सेनगेज भी करनी स्टार्ट करी थी। सेनगेज एक्चुअली मैंने सेनगेज करी थी, और उसमें जो क्वेश्चंस का लेवल है वो सच्ची में बहुत अच्छा है। मैथ्स की जो सेनगेज है, उसमें क्वेश्चंस का लेवल बहुत ही अच्छा है। मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर आप उधर से पढ़ोगे, मेरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री काफी मतलब ठीक ठाक थी, उसको करने के बाद मेरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ही अच्छी हो गई थी। मतलब मैंने काफी अच्छी कर ली थी उसके वजह से। और एक मैंने उसकी कैलकुलस बुक करी थी। एक्चुअली मैंने फिर समझ लिया था, जब मैंने एक्चुअली ड्रॉप ईयर में मैंने समझ लिया था कि यूट्यूब से ज़्यादा टाइम आप अपनी मतलब बुक्स पे स्पेंड करो और क्वेश्चन सॉल्व करने में स्पेंड करो। और एक मैं बताना चाहूँगा, मतलब एक टेक्नोलॉजी का ना बड़ा फ़ायदा है आजकल की ना,
जैसे मतलब अगर आपको कोई क्वेश्चन ना समझ आए बुक में ना, तो आप उसको फोटो खींच के डॉक स्कैनर या मतलब कोई भी पीडीएफ बनाने वाली ऐप में उसे सेव कर लो, तो उससे आपका क्या कहते हैं क्वेश्चन रख लो और उसके साथ में सोल्यूशन, या मतलब उसका आप लिख के सोल्यूशन रख लो, तो ऐसे आपकी एक नोट्स टाइप बन जाएंगे। या मतलब कोई कॉन्सेप्ट हो गया तो वो भी आप लिख के रख सकते हो। ऐसे में आपने काफी मैनेज करके रखता था। जैसे कुछ मेंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते थे, अब आप सारी बुक्स तो ले जा नहीं सकते सेंटर पे, है ना, कि मेंस के कुछ फॉर्मूला बेस्ड वाले क्वेश्चन होते हैं, तो वो आप, मैंने ऐसे ही कर रखा था कि जो जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते थे वो मैं बुक फोटो खींच के रख लेता था और फिर बाद में एक बार जल्दी से रेफरेंस कर लेता था। और इनऑर्गेनिक के लिए भी हमारे सर के नोट्स बहुत अच्छे थे, तो इनऑर्गेनिक के लिए भी मैंने करा था। मेजर मेरा सबसे ज्यादा एफर्ट मैंने पुट इन करा था फिजिक्स में, क्योंकि फिजिक्स में मेरे को काफी डिफिकल्टी लगती थी। तो फिजिक्स के लिए लोग अधिकतर सेनगेज रेफर करते हैं, लेकिन मैं थोड़ा अग्री नहीं करता सेनगेज के साथ ना, क्योंकि सेनगेज बहुत ज्यादा हो जाती है किसी के लिए भी करनी ना। मैं इनफैक्ट मैंने भी यही गलती करी थी। तो अगर कोई मेरे से पूछेगा तो मैं बोलूंगा कि डीसी पांडे ज्यादा बेटर बुक है। मैं बहुत ज्यादा हो जाती है किसी के लिए भी करनी ना। मैं इनफैक्ट मैंने भी यही गलती करी थी। तो अगर कोई मेरे से पूछेगा तो मैं बोलूंगा कि डीसी पांडे ज्यादा बेटर बुक है इन माय ओपिनियन, क्योंकि उसमें सब तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, और हार्ड भी होते हैं, इजी भी होते हैं, और मतलब कम क्वेश्चंस होते हैं लेकिन सारे जल्दी हो सकते हैं। मतलब आप एक बार देख सकते हो कि हाँ ये मैंने सारे कर लिए। उसके बाद अगर आपको कमी रह जाए, मतलब मैं तो यही कहता हूँ अगर आप एडवांस फोकस कर रहे हो तो आप इरोडोव के, मतलब लोग जैसे बताते हैं कि जैसे हमारे टाइम पे क्या रहता था कि इरोडोव के ना ऐसे कहते हैं कि ये वाला क्वेश्चन कर लो, क्वेश्चन नंबर दिस वन, ये सब बताते हैं ना। मैंने थोड़ा अलग अप्रोच अपनाई थी। मैंने